अपन पढ़ेंगे क्या चालू एवं स्थिर कीमतों पर नेशनल इनकम। ठीक है। पहला है क्या चालू कीमत पर राष्ट्रीय आय, मतलब करंट रेट पर नेशनल इनकम। क्या होता है? जब नेशनल इनकम को करंट मार्केट प्राइस पर नापा जाता है तो उसे करंट रेट पर नेशनल इनकम, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय कहते हैं। करंट प्राइस, चालू कीमत पर नेशनल इनकम को मॉनिटरी इनकम बोलते हैं, मतलब क्या मौद्रिक आय बोलते हैं। और दूसरा क्या हो गया? स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय, मतलब फिक्स्ड प्राइस पर नेशनल इनकम। क्या होता है ये? फिक्स्ड प्राइस पर नेशनल इनकम से मतलब क्या है कि एक लेखा वर्ष के दौरान एक राष्ट्र के सामान्य नागरिकों द्वारा उत्पादित समस्त अंतिम, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, अंतिम वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से, मतलब मॉनिटरी वैल्यू से, जिसे किसी बेस ईयर के मूल्यों पर नापा जाता है, उसे वास्तविक राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कहते हैं। किसी देश के आर्थिक विकास, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सही सूचक फिक्स्ड रेट पर नेशनल इनकम है, स्थिर कीमत पर नेशनल इनकम है राष्ट्रीय आय। अब लिखा है क्या? नोट, करंट मार्केट है ना, प्रचलित बाजार मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम में से इन्फ्लेशन की वृद्धि दर घटने पर फिक्स्ड प्राइस पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। अर्थात प्रचलित मूल्यों पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर का मूल्य फिक्स्ड प्राइस पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर के मूल्य की अपेक्षा अधिक होता है, तथा यह अंतर मुद्रास्फीति, मतलब इन्फ्लेशन के रेट के मूल्य के बराबर होता है। अब आया भाई नेशनल इनकम की गणना के लिए प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद पद्धति, तथा आय पद्धति, इनकम मेथड, दोनों का सहारा लिया जाता है। प्रोडक्ट मेथड, उत्पाद पद्धति क्या होती है? इसके तहत गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवाओं के शुद्ध मूल्य, नेटवर्थ वृद्धि, इंक्रीज का आकलन किया जाता है। इसका प्रयोग कृषि, वानिकी, पशुपालन, खनन और उद्योग क्षेत्र में होता है। इसको मूल्य वर्धित पद्धति क्या बोलते हैं? इसको वैलोराइजेशन मेथड, मतलब VALORIZATION, वैलोराइजेशन मेथड, मूल्य वर्धित पद्धति के नाम से जाना जाता है। अब आया क्या? आय पद्धति, इनकम मेथड। ये क्या है भाई? इसके अंतर्गत उत्पादन के घटकों के लिए किए गए पेमेंट का पूरा सम, इनको जोड़ा जाता है, और इसका प्रयोग परिवहन, प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, और व्यापार, मतलब ट्रेड जैसे सेवा प्रदाता, सर्विस प्रोवाइडर की जीडीपी का आकलन करने के लिए करते हैं। अब आया क्या? नोट, आय पद्धति से, इनकम मेथड से नेशनल इनकम का आकलन करते समय अवितरित आय, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इनकम को शामिल नहीं किया जाता है। अब आया क्या? नेशनल इनकम की विभिन्न अवधारणाएं, कॉन्सेप्ट्स और उनके बीच में रिलेशन। क्या बोला है? नेशनल आय की दो धारणाएं हैं। पहला है क्या? घरेलू उत्पाद, मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और दूसरा है राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब क्या? नेशनल प्रोडक्ट। अब देख ले, घरेलू प्रोडक्ट क्या होता है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी देश की इकोनॉमिक बाउंड्री, मतलब आर्थिक सीमा में स्थित निवासियों और गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय को घरेलू उत्पाद, डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। क्या होता है ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट? घरेलू उत्पाद बराबर ये डोमेस्टिक इनकम में निवासियों का हिस्सा प्लस डोमेस्टिक इनकम में गैर निवासियों का हिस्सा। गैर निवासी मतलब नॉन सिटीजन्स। अब आया क्या? नेशनल प्रोडक्ट, राष्ट्रीय उत्पाद। ये क्या है? किसी कंट्री की इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर या फिर बाहर सिटीजन्स द्वारा अर्जित आय को राष्ट्रीय उत्पाद या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, नेशनल प्रोडक्ट है ना, कहते हैं। क्या होता है भाई? नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू घरेलू आय से तेरे को माइनस करना है शेष विश्व की भुगतान किए गए साधन की आय, फिर जोड़ेगा शेष विश्व से प्राप्त की गई साधन की आय। ठीक है, यही है। अब भाई कोष्टक में लिखा है ना, ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है। जब किसी धारणा के साथ ग्रॉस, सकल या फिर ग्रॉस, GROSS ये अगर जुड़ा हो तो इसका मतलब ये होता है कि स्थिर पूंजी उपभोग या फिर डेप्रेसिएशन, इसको घटाया नहीं गया है। अगर ग्रॉस का ही लिखा है ना तो समझ ले कि डेप्रेसिएशन मतलब ह्रास, उससे घटाया नहीं गया है। जब हम सकल धारणा में से स्थिर पूंजी के उपभोग या फिर अगर तू डेप्रेसिएशन घटा देगा ग्रॉस से तो ये नेट, निवल, शुद्ध नेट ये प्राप्त होगा। अब आया रेसिडेंस, निवासी। ये क्या होता है? रेसिडेंस की धारणा एक आर्थिक धारणा है, राजनीतिक नहीं। यह आवश्यक नहीं है कि रेसिडेंस मतलब निवासी उस देश का नागरिक भी हो। एक निवासी वह व्यक्ति है जिसके आर्थिक हित का केंद्र बिंदु वह आर्थिक या घरेलू क्षेत्र होगा जिसके संबंध में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए भाई, GDP, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है भाई? किसी देश की डोमेस्टिक बाउंड्री मतलब घरेलू सीमा के अंदर स्थित निवासी मतलब रेसिडेंस, प्रोड्यूसर तथा गैर निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा एक वर्ष में प्रोड्यूस्ड सभी गुड्स एंड सर्विसेज का फाइनल मॉनिटरी वैल्यू मतलब अंतिम मौद्रिक मूल्य, ये कहलाता है क्या? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP। ठीक है।
अब आएगा किसी देश की आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ का सर्वाधिक उपयुक्त माप जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद होता है। अब क्या भाई जीडीपी के उपयोग देख ले। क्या भाई जीडीपी में होने वाले वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी इकोनॉमी में ग्रोथ रेट दर्शाते हैं। और ये जो होता है जीडीपी, यह परिणात्मक दृष्टिकोण है। इसके आकार से देश की आंतरिक शक्ति का पता चलता है, लेकिन इससे प्रोडक्ट एवं सर्विसेज की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी का पता नहीं चलता। अब आया क्या भाई, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ एवं वर्ल्ड बैंक की ओर से मेंबर कंट्रीज की तुलनात्मक विश्लेषण, कंपैरेटिव एनालिसिस इसी के आधार पर किया जाता है, जीडीपी के आधार पर। अब आएगा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी का, ठीक है, जीडीपी एफसी बोलते हैं। जीडीपी लिखा रहता है, उसके पैर में लिखा रहता है एफसी। ये क्या है, किसी गुड्स एंड सर्विसेज के उत्पादन में उपभोग या प्रयुक्त उत्पादक कारकों के संपूर्ण मूल्य को साधन लागत फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। फैक्टर कॉस्ट में सरकार को भुगतान किए गए टैक्स को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह डायरेक्टली उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। परंतु यदि कोई सब्सिडीज अनुदान प्राप्त की जाती है तो उसे फैक्टर कॉस्ट साधन लागत में शामिल किया जाता है। अब है क्या, सीएसओ है ना, सीएसओ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सीएसओ द्वारा फरवरी 2015 में जारी निर्देश के अनुसार अब फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फैक्टर कॉस्ट पर व्यक्त जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जो होगा ये पर कैपिटा इनकम को नहीं प्रदर्शित करेगी। समझा, एक बार और सुन ले। सीएसओ द्वारा फरवरी 2015 में जारी निर्देश के अनुसार अब फैक्टर कॉस्ट साधन लागत पर व्यक्त जीडीपी, नेशनल इनकम को नहीं प्रदर्शित करेगी, ठीक है। अब आया क्या, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एमपी। क्या बोला, मार्केट प्राइस वह प्राइस है, वह मूल्य है जिसे एक कंज्यूमर उपभोक्ता द्वारा खरीदते समय किसी सेलर को सौंपा जाता है। मार्केट प्राइस पर पहुंचने के लिए फैक्टर कॉस्ट में साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए टैक्स को शामिल किया जाता है, जबकि सरकार द्वारा दिए गए अनुदान सब्सिडी को फैक्टर कॉस्ट साधन लागत से घटा दिया जाता है। क्या होता है भाई, जीडीपी एफसी, ये होता क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस, फिर कोष्टक के अंदर लिखा रहेगा क्या, टैक्स माइनस सब्सिडी। इन दोनों में जो भी आएगा टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको निकालेंगे पहले, फिर जो भी आएगा उसको जीडीपी एमपी मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस से माइनस कर देंगे, तो पहुंच जाएगा कहां, फैक्टर कॉस्ट पे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे पहुंच जाएगा। अब आएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या है, किसी इकोनॉमी में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट उस इनकम को कहते हैं जो जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में फॉरेन से, विदेशों से होने वाली इनकम को जोड़कर प्राप्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में क्या बोलेगा कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर या फिर बाहर उत्पादित की गई फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ग्रॉस वैल्यू से है, ठीक है। यदि एक्स देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय हो और एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय हो, तो जीएनपी मतलब क्या, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी प्लस एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय माइनस एम होगा। एम मतलब क्या, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। दिमाग में बैठा लेना क्या बोला हूँ। अगर क्लोज्ड जीएनपी इक्वल टू जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस, इसमें क्या माइनस, ये प्लस होगा, जीडीपी प्लस, फिर क्या लिखा है, एक्स माइनस एम। यहाँ पर एक्स क्या है, देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, अर्नड इनकम, ठीक है, और एम क्या है, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। अगर तुम्हारी क्लोज्ड इकोनॉमी है, बंद अर्थव्यवस्था है, तो एक्स माइनस एम, एक्स मतलब देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय, माइनस एम, एम क्या, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय, तो एक्स माइनस एम इक्वल टू 0 होना चाहिए बंद अर्थव्यवस्था में। अतः क्या होना चाहिए, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये दोनों इक्वल कब होंगे, क्लोज इकोनॉमी में, बंद अर्थव्यवस्था में। अब आएगा नोट क्या है, भारत के मामले में विदेशों से होने वाली इनकम के बदले हानि होती है, अतः भारत का जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमेशा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कम होगा। सब निकल लेते हैं ना चार्ट में बाहर। अब क्या है भाई, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, फैक्टर कॉस्ट पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या है भाई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोला इसमें, फैक्टर कॉस्ट पर, साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से आशय उस नेशनल प्रोडक्ट से है जिसका मूल्य उत्पादन क्रिया में प्रयुक्त साधनों को प्राप्त इनकम के आधार पर ज्ञात किया जाता है। साधन लागत फैक्टर कॉस्ट के अंतर्गत हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक, ब्याज, निगम लाभ और डेप्रिसिएशन ये सब शामिल करते हैं। अब आया क्या, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट मार्केट प्राइस। ये क्या है, किसी वर्ष के दौरान निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा
इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर या बाहर सभी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस ही बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कहलाता है। जब फैक्टर कॉस्ट पर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में इनडायरेक्ट कमर्शियल टैक्स को जोड़ देते हैं और सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को घटा देते हैं तो हमें मार्केट प्राइस बाजार मूल्य ज्ञात होता है। क्या बोला है? जीडीपी एट एफसी मतलब क्या? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है? इक्वल टू क्या होगा? ये इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, अनुदान। अब इसको पढ़ लेना दोबारा। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से माइनस करेंगे क्या? इनडायरेक्ट टैक्स, फिर प्लस करेंगे क्या? सब्सिडी, अनुदान जो सरकार देती है। अब आया क्या? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसके उपयोग क्या है? तो क्या है भाई? ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ दुनिया के देशों की रैंकिंग तय करता है। इसके आधार पर आईएमएफ देशों को उनकी क्रय शक्ति क्षमता मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर रैंक तय करता है। नेशनल इनकम को आंकने के लिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है ये जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तुलना में विस्तृत पैमाना है, मतलब जीएनपी विस्तृत पैमाना है, क्योंकि जो जीएनपी होता है इकोनॉमी की क्वांटिटेटिव तस्वीर, परिणात्मक तस्वीर के साथ साथ गुणात्मक तस्वीर मतलब क्वांटिटेटिव है ना, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों की दोनों तस्वीर पेश करता है। कौन? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब है क्या भाई? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट किसी भी इकोनॉमी को दुनिया की दूसरी इकोनॉमी के साथ रिश्ते पर भी रोशनी डालता है। अब आया क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बताता है कि बाहरी दुनिया किसी देश के खास प्रोडक्ट पर कितने डिपेंड है और वह प्रोडक्ट दुनिया के देशों पर कितना डिपेंड है। अब आया क्या? बाजार मूल्य पर व्यक्त जीडीपी एट मार्केट प्राइस तथा बाजार मूल्य मार्केट प्राइस पर व्यक्त जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इनके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे या फिर क्या डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम के बीच संबंध पढ़ेंगे। क्या भाई? देश के भीतर नॉन रेसिडेंस गैर निवासियों द्वारा अर्जित आय डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर इनकम की गणना के लिए शामिल किया जाता है, लेकिन नेशनल प्रोडक्ट या इनकम की गणना में शामिल नहीं किया जाता। इसी प्रकार देश के निवासी इकाइयों द्वारा देश की इकोनॉमिक बाउंड्री के बाहर अर्जित आय डोमेस्टिक प्रोडक्ट या इनकम में सम्मिलित नहीं किया जाता है, लेकिन नेशनल प्रोडक्ट या इनकम में शामिल किया जाता है। अतः देश के निवासियों द्वारा इकोनॉमिक बाउंड्री के बाहर अर्जित आय तथा गैर निवासियों द्वारा आर्थिक सीमा इकोनॉमिक बाउंड्री के अंदर अर्जित आय का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं क्या? नेट फॉरेन इनकम, निवल विदेशी आय नेट फॉरेन इनकम कहते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। यदि रेसिडेंस निवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और नॉन रेसिडेंस गैर निवासियों द्वारा फाइनेंशियल बाउंड्री है ना इकोनॉमिक बाउंड्री के भीतर अर्जित आय से अधिक हुई तो शेष पॉजिटिव होगा, नहीं तो नेगेटिव। क्या बोला भाई? जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें तो माइनस करेगा तू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तब तेरे को मिलेगा क्या? नेट फॉरेन इनकम मतलब निवल विदेशी आय। ठीक है, अब क्या निवल धारणाएं देख ले। निवल धारणाएं मतलब नेट कॉन्सेप्ट, NET नेट कॉन्सेप्ट। नेट निकालना है ना, कैसे निकालते? कचरा माइनस कर दे, नेट आ जाएगा। किसी ग्रॉस में माइनस कर दे कचरा तो क्या आ जाएगा? नेट आ जाता है, वही तो है। और क्या है? जब हम ग्रॉस वैल्यू में से चाहे वह मार्केट प्राइस पर व्यक्त हो या फिर फैक्टर कॉस्ट पर व्यक्त हो, ठीक है, तो क्या बोला कि ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रेसिएशन मतलब ह्रास, वही कचरा, उसको हटा देने से नेट कॉन्सेप्ट निवल धारणा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमें क्या क्या धारणाएं प्राप्त होगी? जीडीपी, देख भाई, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट से डेप्रेसिएशन माइनस करेगा तो तेरे को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। दूसरा क्या आएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से अगर तू डेप्रेसिएशन माइनस करेगा तो तेरे को नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलेगा। और क्या तीसरा देख ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है, 50 वसूल लेना, समझ में आ जाएगा कहाँ माइनस हो रहा है। ग्रॉस से नेट में पहुंच रहा है तो सीधे सीधे डेप्रेसिएशन माइनस करेगा ग्रॉस में, तो फिर क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इससे माइनस करेगा डेप्रेसिएशन तो तेरे को क्या मिलेगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP एट फैक्टर कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर चौथा लास्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इससे माइनस करेगा क्या? डेप्रेसिएशन, तो तेरे को मिलेगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब आया क्या करेगा तू? शुद्ध घरेलू उत्पाद नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं NDP। ये क्या होता है? यह किसी भी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी की वह GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जिनमें से एक वर्ष के दौरान होने वाली मूल्य कटौती या फिर डेप्रेसिएशन या ह्रास को घटाकर प्राप्त किया जाता है। इसमें मूल्य कटौती मतलब प्राइस कट का जो रेट होता है वो सरकार तय करती है। अब आया नोट, भारत में मूल्य कटौती प्राइस कट का जो रेट है इसका निर्धारण केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये करती है।
तो क्या क्या हो जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू, ये आया कैसे, ये होता क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जब जीडीपी में से तू डेप्रिसिएशन माइनस कर दे। देख भाई, जीडीपी मतलब क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी ग्रॉस है, ठीक है, ग्रॉस में तू पूरा कचरा, ह्रास या डेप्रिसिएशन इसको माइनस कर, तो तेरे को यही जीडीपी जी की जगह एन हो जाएगा, नेट बन जाएगा, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर तू जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देगा तो तेरे को एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर क्या बोला है, अतः किसी भी वर्ष में किसी भी इकोनॉमी में नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमेशा उस वर्ष की जीडीपी से कम होगा, क्योंकि जीडीपी में कचरा भी है ना। अब अपन पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का उपयोग, इसका इस्तेमाल घिसावट के चलते होने वाले डेप्रिसिएशन को समझने के लिए किया जाता है। और दूसरा क्या उपयोग है, अनुसंधान मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट के फील्ड में इकोनॉमी की उपलब्धि को दर्शाने के लिए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। अब लिखा है नोट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का इस्तेमाल दुनिया की इकोनॉमी की तुलना के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि दुनिया की अलग अलग इकोनॉमी अपने यहाँ प्राइस कट, मूल कटौती की अलग अलग रेट निर्धारित करता है। अब आया क्या, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से प्राइस कट को घटा देगा तो जो इनकम बचती है उसको बोलते हैं इकोनॉमी की नेट नेशनल प्रोडक्ट। अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है भाई, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ये आता कैसे है, तो एनएनपी लिखा है ना, एनएनपी नेट कैसे आएगा, जब ग्रॉस में से तो डेप्रिसिएशन घटा देगा, ठीक है, बाकी सेम रहेगा। तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से अगर तू डेप्रिसिएशन माइनस कर देगा, माइनस घटा देगा, डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी मिलेगा, ठीक है। तो एनएनपी क्या होता है, या फिर ट्रांसफर कर दे यार इधर उधर, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट ये कैसे निकलेगा, ये होता है इक्वल टू जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस विदेशों से होने वाली इनकम माइनस प्राइस कट, ये भी होता है एनएनपी। अब एनएनपी का उपयोग, नेट नेशनल प्रोडक्ट का उपयोग देख ले, किसी भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम, ये जो एनएनपी होती है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये क्या होता है, ये जो होता है किसी भी इकोनॉमी की नेशनल इनकम है, और क्या है, ये जो एनएनपी है नेट नेशनल प्रोडक्ट, किसी भी देश के इनकम का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। जब एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट को देश की कुल पॉपुलेशन से भाग लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उससे देश की प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम पता चलती है। यह पर कैपिटा इनकम सालाना होती है, ईयरली, ठीक है। अब क्या है, टैक्स हो गया, डिस्काउंट हो गया, नेशनल इनकम, इन सबका तू रिलेशन देख ले। क्या भाई, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज को एक साथ रखने पर भारत की नेशनल इनकम को आकलित करने का सूत्र देख ले, फैक्टर कॉस्ट पर नेशनल इनकम इक्वल टू, क्या होता है ये, फैक्टर कॉस्ट पर नेशनल इनकम, ये क्या होता है, इक्वल टू एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से माइनस करेगा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी को जोड़ेगा, ठीक है। क्या बोल दिया मैं, साधन लागत पर राष्ट्रीय आय मतलब फैक्टर कॉस्ट पर नेशनल इनकम, ये होता क्या है, ये होता है एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से माइनस कर दे इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर, फिर क्या जोड़ेगा इसी में, अनुदान, जो तेरे को भीख मिली है, सब्सिडी मिली है सरकार से, वो जोड़ेगा ना। तो अब क्या है भाई, अब अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय लेखा के आधार पर वर्ष एवं विधि में संशोधन, मतलब नेशनल इनकम में। तो देख ले, 30 जनवरी 2015 30 जनवरी 2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार सीएसओ स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसने राष्ट्रीय लेखाओं नेशनल अकाउंट्स के आधार वर्ष को 2004-2005 से बदलकर 2011-2012 कर दिया है। देख ले भाई, बेस ईयर चेंज हो गया, सीएसओ चेंज कर दिया बेस ईयर नेशनल अकाउंट का बेस ईयर पहले था 2004 से 2005, लेकिन अब ये चेंज होके 2011 से 2012 ये हो गया। इस विज्ञप्ति में नेशनल इनकम संबंधी नई श्रृंखलाओं में एक अन्य महत्वपूर्ण धारणात्मक कंसेप्चुअल परिवर्तन जीडीपी के आकलन के संबंध में किया है। नई श्रृंखला में अब फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का आकलन धारणा को हटा दिया गया है और मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस को ही जीडीपी के रूप में एक्सेप्ट किया गया है। और क्या भाई, सीएसओ की नई अवधारणा के अनुसार जीडीपी की गणना के लिए ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए, सकल मूल्यवर्धन, इसके अनुमान के लिए, ठीक है, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड के अनुमान के लिए साधन लागत फैक्टर कॉस्ट के बजाय मूल्य कीमतों बेसिक प्राइसेस को प्रयोग में लाया जाएगा। अब है क्या भाई, बेसिक प्राइसेस, मूल्य कीमत मतलब बेसिक प्राइस, ये होता क्या है, बायर से प्राप्त होने वाली कीमत, इसमें माइनस करेगा तो प्रोडक्ट टैक्स और फिर इसमें जोड़ेगा क्या, सब्सिडी। ये होता है क्या, बेस प्राइस। एक बार सुन ले, बेस प्राइस इक्वल टू बायर से प्राप्त कीमत,
इसमें से माइनस करेगा क्या, उत्पाद पर कर, प्रोडक्ट पर टैक्स, और इसमें प्लस कर दे सब्सिडी, अनुदान। अब क्या है भाई, साधन लागत पर ग्रॉस वैल्यू एडेड मतलब फैक्टर कॉस्ट पर ग्रॉस वैल्यू एडेड किसी टैक्स को सम्मिलित नहीं करता है तथा किसी सब्सिडी को भी नहीं छोड़ता है। ठीक है, बाजार मूल्य पर मार्केट प्राइस पर जीडीपी, प्रोडक्ट और प्रोडक्शन टैक्स को सम्मिलित करता है, वह प्रोडक्ट तथा प्रोडक्शन सब्सिडी को सम्मिलित नहीं करता है। ठीक है, अब है क्या भाई, अब कुछ नहीं है, ग्रॉस वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट पर ग्रॉस वैल्यू एडेड बेसिक प्राइस पर तथा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस के बीच संबंध देख ले। कोई संबंध नहीं है, इतना ही काफी, जितना पढ़ लिए। बेसिक प्राइस क्या था भाई, बेसिक प्राइस इक्वल टू बायर क्रेता, क्रेता से प्राप्त कीमत, इसमें से माइनस करेगा क्या, उत्पाद पर कर मतलब प्रोडक्शन पर टैक्स, और प्लस करेगा क्या, सब्सिडी मतलब क्या, अनुदान। ठीक है, तथा, ठीक है, अनुदान। अब लिखा नोट, बेसिक प्राइस मूल कीमत पर ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए को व्यक्त करने की धारणा को सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, इसने यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया है। ये वाली धारणा को, बेसिक प्राइस पर जीवीए को व्यक्त करने की धारणा को सीएसओ ने यूनाइटेड नेशंस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग से लिया है, जो वहां 1993 से प्रयोग में हो रही है। अब आया क्या, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान, भारत में नेशनल इनकम का अनुमान देख ले। भारत में नेशनल इनकम के अनुमान के संबंध में उत्पादन, प्रोडक्शन, ठीक है, आय मतलब इनकम, और व्यय विधि मतलब एक्सपेंडिचर मेथड, इन सबका मिक्स्ड प्रयोग किया जाता है, मिश्रित प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और क्या है भाई, भारत में कैपिटल निर्माण संबंधी, कैपिटल फॉर्मेशन संबंधी जो भी आंकड़े होता है वो सीएसओ जारी करता है, सीएसओ। देख भाई सीएसओ का क्या मतलब होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, समझा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। सीएसओ का मतलब क्या होता है भाई, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। 2 मई 1951 में बना था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, समझा, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये 2 मई 1951 में बना था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो क्या बोल दिया भाई, भारत में कैपिटल फॉर्मेशन संबंधी जो आंकड़े होते हैं वो सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा तैयार किया जाता है, आरबीआई नहीं करती, समझा, आरबीआई नहीं करेगी, आरबीआई से मतलब नहीं है। कैपिटल फॉर्मेशन के जो आंकड़े होंगे, है ना, पूंजी निर्माण संबंधी जो आंकड़े होंगे भारत में, उसको सीएसओ जारी करेगा, आरबीआई से इसको मतलब नहीं है। ठीक है, अब क्या, एनएनआई नेट नेशनल इनकम किसी वर्ष में मार्केट प्राइस पर व्यक्त ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी है, जिसमें सीएफसी कर्मचारियों की नेट क्षतिपूर्ति तथा शेष विश्व से प्राप्त संपत्ति आय को, इनकम को इंक्लूड किया जाता है, इन सबका योग है, कोई मतलब नहीं। अब देख, ग्रॉस नेशनल इनकम में डेप्रिसिएशन को अगर घटा देगा तो देख ले भाई, ग्रॉस है, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस करेगा तो नेट में पहुंच जाएगा ना। तो क्या है, ग्रॉस नेशनल इनकम में से डेप्रिसिएशन ह्रास, इसको माइनस कर देगा तो नेट नेशनल इनकम प्राप्त होगा, इसी को बोलते हैं क्या, नेशनल इनकम। अब इसी में क्या है भाई, मिसलेनियस, ठीक है, विविध। क्या बोला, उत्पादन लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यही होता है नेशनल इनकम। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट पर नेट नेशनल इनकम, प्रोडक्शन कॉस्ट पर नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसी को बोलते हैं नेशनल इनकम। फिर से सुन, उत्पादन लागत पर नेट नेशनल प्रोडक्ट, यही क्या है, नेशनल इनकम। ठीक है, हिंदू ग्रोथ रेट, हिंदू वृद्धि दर, नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय से संबंधित है। फिर क्या, भारत में नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान टर्शियरी सेक्टर, तृतीयक क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र का होता है। प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए नेशनल इनकम को देश की पूरी जनसंख्या, पॉपुलेशन से भाग लगाया जाता है, समझा, डिवाइड करते हैं। क्या बोल दिया मैं, पर कैपिटा इनकम अगर निकालना है तो नेशनल इनकम को पूरे देश के पॉपुलेशन से भाग दे तो पर कैपिटा इनकम निकल आएगा। फिर क्या, भारत के सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का ह्रासमान क्रम, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा किसमें, सेवा क्षेत्र में मतलब सर्विस में, फिर उसके बाद इंडस्ट्री उद्योग में, फिर थर्ड नंबर में क्या, कृषि एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब सर्विस लिखा है, सर्विस ग्रेटर देन है किससे, ग्रेटर देन है इंडस्ट्री से, और इंडस्ट्री ग्रेटर देन है एग्रीकल्चर से। ठीक है, अब देख ले वही चीज है भाई, नेट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस कर दे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करेगा तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाता है, और बाकी इधर उधर कर लेना ट्रांसफर। अब क्या है भाई, नेशनल इनकम अनुमान की गणना, नेशनल इनकम अनुमान की गणना करते समय एक्सपोर्ट निर्यात मूल्य, एक्सपोर्ट मूल्य, है ना, एक्सपोर्ट मूल्य को जोड़ा जाना चाहिए तथा इंपोर्ट मूल्य को, इंपोर्ट वैल्यू को घटाया जाना चाहिए। अब क्या, गोवा का पर कैपिटा इनकम, गोवा GOA, गोवा स्टेट का पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है। अब क्या, ड्रेन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ था ना दादा भाई नौरोजी वाला, तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन का सिद्धांत दिया था।
ड्रेन का सिद्धांत, पैसा वाला ना, पूरा यहाँ से ले गया पैसा अंग्रेज लोग, वही वाला ड्रेन का सिद्धांत, ये दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। फिर है क्या, किसी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी है। ठीक है, अब है क्या, फाइनेंशियल इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब आर्थिक आयोजन। आर्थिक आयोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग कौन सी प्रोसेस है भाई? इसके अंतर्गत पहले से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लिमिटेड नेचुरल रिसोर्स, सीमित प्राकृतिक साधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है। किसमें? इकोनॉमिक प्लानिंग में। भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग के निर्धारित उद्देश्य क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब आर्थिक समृद्धि, फिर दूसरा आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, इकोनॉमिक एंड सोशल डिस्पैरिटी को दूर करना। ठीक है, फिर है क्या, गरीबी का निवारण मतलब पॉवर्टी एरेडिकेशन, और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज में वृद्धि करना। अब है क्या, नोट, केंद्रीकृत नियोजन मतलब सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सबसे पहले यूएसएसआर सोवियत यूनियन में अपनाया गया था। अब है क्या, भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग का संबंध का जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले 1934 में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई। इस बुक में भारत के विकास के लिए 10 वर्ष 10 ईयर का प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया था। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन किया था। नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन नेहरू जी ने किया था 1938 में। ठीक है, अब है क्या, 1944 में बंबई के 8 उद्योगपतियों इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके द्वारा बॉम्बे प्लान 1944 में चलाया गया। ये 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी जिसको बॉम्बे प्लान कहा गया। बॉम्बे प्लान का बाप सूत्रधार सर आरदेशिर दलाल थे। सर आरदेशिर दलाल थे बॉम्बे प्लान के सूत्रधार, और बॉम्बे प्लान 1944 को बना था। 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। ठीक है, 8 उद्योगपति शामिल थे। और एक और क्या पढ़े थे, नेशनल प्लानिंग कमीशन, इसको जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1938 में बनाया था। फिर क्या, 1944 में भारत सरकार ने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, नियोजन एवं विकास विभाग, प्लानिंग एवं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, भारत सरकार ने 1944 को खोला, एक नया डिपार्टमेंट। इसी वर्ष श्रीमान नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई। गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल ने बनाई। फिर क्या भाई, 1945 में डॉक्टर एमएन रॉय 1945 में डॉक्टर एमएन रॉय ने जन योजना पीपल्स प्लान बनाया। पीपल्स प्लान 1945 में एमएन रॉय ने बनाया। फिर क्या, 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित की। स्वतंत्रता के बाद 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी गठित हुई। बाद में इसी कमेटी की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को योजना आयोग प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय मतलब क्या, एडवाइजरी बॉडी के रूप में योजना आयोग काम किया करता है था। ठीक है, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर, इसके पदेन अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं। भारत को पहली पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लानिंग 1 अप्रैल 1951 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है ना, योजना आयोग का अध्यक्ष। तो पहला कौन थे? पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, और इसी के उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। फिर क्या हुआ, 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को खत्म कर दिया गया। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग खत्म कर दिया गया। अब है क्या, 5 ईयर प्लानिंग अपन पढ़ेंगे। पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956, 1951 से 1956 के बीच में चली थी पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना ये हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी के संतुलित विकास की प्रक्रिया को आरंभ करना। ठीक है, और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी थी, एग्रीकल्चर प्रमोट किया गया था। ठीक है, एग्रीकल्चर, कृषि को प्राथमिकता दी गई थी पहले पंचवर्षीय योजना में। भी स्टार्ट कर रहे हैं ना। अब है क्या, सामुदायिक विकास कार्यक्रम है था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो होता है उसका प्रारंभ 1952 में हुआ था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में स्टार्ट हुआ था। अब आया क्या, नोट, आर्थिक एवं सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची के 7वीं अनुसूची में रखा गया है। ठीक है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान की समवर्ती सूची मतलब 7वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए।
अब आया क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना, सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 में चली थी, 1956 से 1961 के बीच में चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट सोसाइटी, समाजवादी समाज की स्थापना करना था। फिर क्या हुआ? सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या क्या बना था देख ले भाई। दुर्गापुर ब्रिटेन बना था, भिलाई बना था, राउरकेला बना था, राउरकेला जर्मनी की सहायता से बना था, भिलाई को रूस बनवाया था और दुर्गापुर को ब्रिटेन बनवाया था। इसके ये सब सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में बनी थी। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला के इस्पात कारखाने सेकंड 5 ईयर प्लान में बने थे। अब आएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 1961 से 1966 के बीच में चली थी। 61 से 66 के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था मतलब तेजी से स्पीड कराना, पहुंचाना, इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना, ये उद्देश्य था तीसरी पंचवर्षीय योजना का। 1961 से 1966 के बीच में चली थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1964 में यूएसएसआर सोवियत यूनियन के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री स्थापित की गई थी। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और अभूतपूर्व सूखा था। ठीक है, अब है क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का जन्म हुआ। भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है और पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन ई बोरलॉग को। अब आया क्या योजना अवकाश, प्लान हॉलिडे चला 1966 से 1969 के बीच में। प्लान हॉलिडे योजना अवकाश चला। इसमें क्या है 3 वार्षिक योजनाएं चलाई गई 1966 से 1969 के बीच में। ठीक है, अब है क्या भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश, प्लान इकोनॉमी, प्लान हॉलिडे, योजना अवकाश, प्लान हॉलिडे 3 बार आया है भाई, समझा? 3 बार प्लान हॉलिडे आया है। अब है क्या चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में बनी। चौथी पंचवर्षीय योजना गाडगिल चाणक्य का है ना, तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 के बीच में चली थी। DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य स्थायित्व स्टेबिलिटी बोलते हैं ना, स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। अब है क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी लक्षित किया गया था। इस योजना में चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक थी, समझा? कृषि वृद्धि दर चौथी पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक थी। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में जो चली थी उसमें क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य से डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच मतलब विकास केंद्र उपागम की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब है क्या नोट, विकास केंद्र उपागम, डेवलपमेंट सेंट्रल अप्रोच, इस पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया था, समझा? विकास केंद्र उपागम नाम ही रख ले भाई, विकास केंद्र उपागम, इस पर विशेष बल 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ था? शुरुआत हुआ था भाई चौथी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन पूरा का पूरा ध्यान 5वीं पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम पर दिया गया था। अब है क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में ही अभी चल रहा है। ऑपरेशन फ्लड, श्वेत क्रांति शुरू हुई 1970 में शुरू हुआ था श्वेत क्रांति, आनंद गुजरात से डॉक्टर त्रिभुवन दास पटेल ने लॉन्च किया था। ऑपरेशन फ्लड गुजरात में, गुजरात के आनंद में 1970 में ऑपरेशन फ्लड कौन? डॉक्टर त्रिभुवन दास पटेल ने लॉन्च किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना का ही चल रहा है। ठीक है, अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल हो गई। विफलता का कारण क्या था? मौसम की प्रतिकूलता एवं बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। अब आया क्या 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली, 1 साल पहले ही खत्म हो गई 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब है क्या भाई दिया क्या है 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, पॉवर्टी इरेडिकेशन बोलते हैं ना, एवं आत्मनिर्भरता, गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी। ठीक है, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ये 4 वर्ष की थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम जो थे ना 1975 में जो स्टार्ट हुए थे वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुए थे। 20 सूत्री कार्यक्रम 20 है ना, 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किए और पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम हुआ, काम के बदले अनाज कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और जनता पार्टी शासन द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1978 में ही खत्म कर दिया गया। फिर आएगा अनवरत योजना, रोलिंग प्लान
ये कब चला? 1978 से 1980, 1978 से 1980 तक। क्या है भाई इसमें? 1978 से 1983 अवधि के लिए रोलिंग प्लान मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाया गया, लेकिन इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी इसको 1980 1980 में खत्म कर दिया। ठीक है भाई। अब है क्या नोट, रोलिंग प्लान अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में किया गया तथा इसे भारत में लागू करने का श्रेय जनता पार्टी के सरकार तथा डीटी लकड़ावाला को जाता है। अब है क्या छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, 1980 से 1985 में थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि था। पहली बार छठवीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। अब है क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाया गया छठवीं पंचवर्षीय योजना में। अब देखिए भाई सातवीं पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना इसका मॉडल कौन बनाया था? डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। फिर क्या जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को चालू हुई थी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कौन है? डॉक्टर हीरामल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन। फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कौन है भाई? डॉक्टर हीरामल चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन। और क्या येलो रेवोल्यूशन सातवीं पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ था 1986 में। ठीक है। ये क्या था? येलो रेवोल्यूशन क्या था? इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल्स और मस्टर्ड सीड। ठीक है। अब देख ले भाई योजना अवकाश प्लान हॉलिडे। अब देख दोबारा आ गया 1990 से 1992 के बीच में, 1990 से 1992 के बीच में प्लान हॉलिडे दूसरा वाला। ठीक है। दूसरे नंबर का प्लान हॉलिडे हुआ। पहले नंबर का प्लान हॉलिडे कब हुआ था? पहले नंबर का प्लान हॉलिडे 1966 से 1969 में हुआ था। ठीक है। अब एक योजना अवकाश बोलते हैं प्लान हॉलिडे को। अब दूसरा हुआ क्या? प्लानिंग हॉलिडे 1990 से 1992, 1990 से 1992 के बीच में हुआ। डेट देख ले 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई। अब क्या भाई? अब क्या नोट क्या है? आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र इकोनॉमी के रेगुलेटरी एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है, वही निर्देशात्मक योजना में सरकारी तंत्र इकोनॉमी में सहयोगी की भूमिका निभाता है। भारत में 1991 के पहले पर्सपेक्टिव प्लान है ना, मतलब आदेशात्मक योजना लागू थी, जबकि 1991 के बाद निर्देशात्मक योजना इंस्ट्रक्शनल प्लान लागू हुआ। अब आया क्या? आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में चली थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास, रोजगार इन्हीं सब में दिया गया था। मानव संसाधन का विकास ये सर्वोच्च प्राथमिकता थी आठवीं पंचवर्षीय योजना की। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 शुरू हुई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय महिला कोष फंड है ना की स्थापना 1993, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1993 में आठवीं पंचवर्षीय योजना में हुई। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय महिला कोष 1999 में आठवीं पंचवर्षीय योजना में बना। इसका उद्देश्य था गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण मतलब लोन, छोटा लोन प्रदान करना था। ठीक है। और क्या है इसके तहत? क्या है कि आरंभिक जो फंड था उसकी आरंभिक सीमा 31 करोड़ रखी गई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापक बनाने एवं 15 साल से 35 साल के लोगों में निरक्षरता को समाप्त करने का प्रयास किया गया था। इस योजना का प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने कौन सी? आठवीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः खत्म करना था। अब है क्या? नौवीं पंचवर्षीय योजना नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में चली। 1997 से 2002 के बीच में चली। नौवीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? यही आएगा, ना लिखा है ना से याद रखना है हिंदी में। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, यही था नौवीं पंचवर्षीय योजना का प्राथमिकता। नौवीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया था। नौवीं पंचवर्षीय योजना के असफलता के पीछे अंतरराष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। फिर क्या? क्षेत्रीय संतुलन रीजनल बैलेंस जैसे मुद्दे को भी आठवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष स्थान दिया गया। अब है क्या? 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007, 2002 से 2007 के बीच में 10वीं पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करना था और अगले 10 वर्षों में
पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय डबल करने का प्रस्ताव 10वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 के बीच में बनी चली थी। अब है क्या 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012, 11th 5-year प्लान। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के बीच में चला। 1 अप्रैल 2007 को स्टार्ट हुआ 11वीं पंचवर्षीय योजना। इसका प्रमुख लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य याद रखना भाई, प्राथमिकता लक्ष्य आता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। तीव्रतम एवं समावेशी विकास, तीव्रतम एवं समावेशी विकास, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है, अब आया क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में चली थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 में चली थी ना, 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 में चली थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 के बीच में चली थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास था। ठीक है, और क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा पैसा सामाजिक सेवाओं की मद में खर्चा किया गया था। ठीक है, अब है क्या भाई नीति आयोग, NITI। नीति आयोग क्या है भाई? नीति मतलब क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मतलब है क्या नीति। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, मतलब क्या नीति आयोग, NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सर्विस प्रोवाइड, सेवाएं प्रदान करने के साथ उसे निर्देशात्मक एवं नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। जो नीति आयोग है ये केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार की नीतियों के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव क्या है? नीति मतलब NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, 1 जनवरी 2015 को बना था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को बना था नीति आयोग। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? राज्यों की सक्रिय, स्टेट्स की एक्टिव, है ना, सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं और क्षेत्र और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना है नीति आयोग का उद्देश्य। और क्या है? ग्राम स्तर पर योजनाओं का निर्माण करने के लिए तंत्र विकसित करना एवं इसे उत्तरोत्तर हाई लेवल पर पहुंचाना। और क्या? रणनीतिक एवं दीर्घ अवधि नीति, रणनीतिक और दीर्घ अवधिक नीतियों तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना।